वो बच्चा उस घर में रहता था और उस बच्चे को डिप्रेशन हो गया इज नॉट द होल स्टोरी। वो बच्चा उस घर में रहता था इसलिए उसे डिप्रेशन हुआ इज द रियल स्टोरी। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे एक टॉक्सिक अब्यूजिव हाउस होल्ड या एक डिसफंक्शनल फैमिली या स्पेसिफिकली एक टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक पेरेंट एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। और कैसे बहुत बार ये बच्चा, स्पेशली अगर वो बहुत सेंसिटिव सोल है या एम्पैथ है, वो इस एक्सपीरियंस के थ्रू एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ पुश हो सकता है ये ट्रोमैटिक चाइल्डहुड की वजह से। और इसमें मैंने रेफरेंस लिया था अभय सिंह का, या जिन्हें बहुत सारे लोग आजकल आईआईटी बाबा का भी नाम दे रहे हैं। वेल, आज के इस वीडियो में मैं उसी से जुड़े एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पहलू के ऊपर बात करना चाहूँगी, और जो कि बेहद मिसअंडरस्टूड है या जिसके ऊपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर उस इंसान के लिए समझने के लिए जो एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ रह रहा है या ऐसे घर में पला बड़ा है। और ये ना सिर्फ बहुत सारे और रीजंस के लिए ये टॉपिक के ऊपर पूरी क्लैरिटी होना ज़रूरी है, बल्कि इस सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने आप को और ज़्यादा एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन, गैसलाइट और अब्यूज़ से बचा सकें। और वो अब्यूज़ कैसे हो सकता है और आपके लिए ये क्यों जानना ज़रूरी है, आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा अपने आप समझ आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम शुचि है। मैं एक अवेकेंड एम्पैथ, हीलर और लाइट वर्कर हूँ। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या आप इस चैनल से पहले से जुड़े हैं, अगर आपको यहाँ से कुछ भी वैल्यूएबल मिलता है तो सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और चेक करते रहें साथ में टाइम टू टाइम कि आपको मेरे वीडियोस रूटीनली मिल रहे हैं कि नहीं, रेगुलरली। क्योंकि ऑफन मैंने ये पाया है, और मेरे जैसे और भी बहुत लोगों ने, लाइट वर्कर्स ने पाया है कि उनके चैनल को एक तरह से शैडो बैन किया जाता है यूट्यूब द्वारा, या उनके वीडियोस रेगुलरली दिखाए नहीं जाते हैं, या सब्सक्रिप्शंस अगर होती हैं तो उनको कम करके दिखाया जाता है, या लोगों पर वो वीडियोस दिया नहीं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन भी ऑन किए हुए हैं, तो भी उनको वो दिखाया नहीं जाता है टाइम से। क्योंकि बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले लोग आजकल पसंद नहीं हैं, क्योंकि सिस्टम टूट रहा है, डार्क पुराना मैट्रिक्स टूट रहा है, और इसमें हम और आपके जैसे सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं सोसाइटी के हर भाग में, हायर अप्स भी। तो उनके लिए बहुत सारे जब ट्रूथ स्पीकर्स आ जाते हैं इधर उधर अलग अलग फोरम्स पर, तो उनके लिए वो सूट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे खुलासे होते हैं और ऑफन जो पर्दे फाश होते हैं वो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। तो इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ी सी ये मुझे बात इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, मैंने कर दी। आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक पे, अब ये तो क्लियर है कि डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल स्थिति है जो पहले ऐसे माना जाता था कि सिर्फ एडल्ट्स को होती है या एडल्ट्स को हो सकती है, लेकिन अब ये क्लियर है कि ऐसा नहीं है। ये बच्चों को भी हो सकती है, ग्रोइंग एज में हो सकती है, टीनेजर्स को हो सकती है, और बहुत छोटे बच्चों को भी हो सकती है, जिस केस में उस बच्चे को बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा कि जो उसे कुछ हो रहा है वो अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही डीप रूटेड है, बिल्कुल अनएड्रेस्ड है एंड आपको टोटली हैंडीकैप्ड कर रही है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि सबको ये कभी ना कभी ज़िंदगी में टच करती ही है, एज लॉन्ग एज वी नो हाउ टू डील विद इट। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो कि एक टॉक्सिक पेरेंट के साथ या एक डिसफंक्शनल हाउस होल्ड में एक टॉक्सिक अब्यूजिव पेरेंट के साथ पल बढ़ रहे हैं। उन बच्चों को जब डिप्रेशन होता है तो क्या होता है उनके लिए जो डिफरेंट होता है उससे एक दूसरे बच्चे से, जिसको भी डिप्रेशन हो सकता है लेकिन वो एक टॉक्सिक या डिसफंक्शनल हाउस होल्ड में नहीं है, एक नॉर्मल परिवार में पल बढ़ रहा है, या फिर एक हेल्दी परिवार में पल बढ़ रहा है। अब डिप्रेशन बच्चे को, किसी भी बच्चे को हो सकता है। बहुत सारे आजकल रीजंस होते हैं, शायद पहले के बच्चे, बहुत पहले कई कई डेकेड्स पहले शायद बच्चे हो सकता है ज़्यादा खुश होते हों, कम डिमांड्स थी, सिंपल लाइफ थी, बाहर इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, इतने फैक्टर्स नहीं थे इम्पैक्ट करने वाले। हालांकि ये डिबेटेबल है क्योंकि बहुत सारे रीज़न से हो सकता है डिप्रेशन, लेकिन ऑन द होल कह सकते हैं कि हाँ, अभी जिस तरह का सोशल इन्वायरमेंट है, जिस तरह के इम्पैक्ट्स हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं इन्वायरमेंट से, बाहर से, वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत डीपली और बहुत तरह से इम्पैक्ट करती हैं। बच्चों को स्कूल इन्वायरमेंट में हो सकता है, बुलिंग की वजह से हो सकता है डिप्रेशन,
रॉन्ग टीचर्स की वजह से हो सकता है, मिसफिट सोशल मीडिया के टाइम्स में मिसफिट फील करने से हो सकता है, एक पॉवर्टी या लैक की सिचुएशन से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ और कनेक्टेड इलनेसेस की वजह से हो सकता है, एंड ग्रोइंग एज में ऑब्वियसली हम जानते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह वगैरह बहुत रीजंस होते हैं जो बच्चे में एक टेम्पररी इस तरह की मेंटल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर उसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन या सैडनेस फील हो रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली उस तरह के एक अभाव की, उस तरह की एक सिचुएशन की जहाँ पर वो जो बच्चा डिप्रेस्ड फील कर रहा है वो इसलिए है क्योंकि वो एक टॉक्सिक पेरेंट के अधीन है, एक अब्यूजिव, एक फिजिकली या फिर ज्यादातर एक इमोशनली और साइकोलॉजिकली अब्यूजिव टॉक्सिक मैनिपुलेटिव पेरेंट या पेरेंट्स के साथ रह रहा है। ऑब्वियसली उनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, लाइक अ चाइल्ड इज, कहीं नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी सिचुएशन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। अब इस सिचुएशन में बच्चे को ऑफन डिप्रेशन के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं जब वो इस तरह के पेरेंट के साथ रह रहा होता है, चाहे और बाकी के फैक्टर्स जो बाहर की दुनिया में या स्कूल में जो मैंने बोले उस तरह के ABCD जो भी फैक्टर्स हैं या नहीं हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसको यही फैक्टर अपने आप में कि वो एक नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक पेरेंट के साथ और उसके द्वारा किए गए माहौल में पल बढ़ रहा है एवरी सिंगल डे, वहीं पे उसको वापस आना है, वो कहीं और नहीं जा सकता। यही एक फैक्टर अपने आप में उसको डिप्रेशन या जो भी नाम दे इसे वो पुकारना चाहे, वो उसको एक जो मेंटल स्टेट वो करवाएगा ही करवाएगा। और ये अगर आप में से कोई इस तरह के पेरेंट्स के साथ पले बड़े हैं या अभी भी पल बढ़ रहे हैं, आपको ये ज़रूर पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। एक होपफुली एक हेल्दी फैमिली में जो पेरेंट होते हैं वो बच्चे को अगर देखेंगे या पाएंगे या उनको समझ होगी कि डिप्रेस्ड है या सैड है या इमोशनली वो लो है, तो उसको एक डिफरेंट तरह से टैकल करने की या डील करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली इफ दे आर हेल्दी पेरेंट्स। उसकी तरफ डिफरेंट तरह से हेल्प देने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एक उनका एम्पैथी से कनेक्ट करने का, समझने की इच्छा रखने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। उसमें एक कंपैशन होगा, एक काइंडनेस होगी, एक वरी होगी डिफरेंट काइंड की, जो सब कुछ, और ध्यान से सुनिए, जो एक टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक पेरेंट में प्रेजेंट नहीं होगी अपने बच्चे के लिए जो कि सैड है या इमोशनली लो है या जिस जो एंग्जाइटी फील कर रहा है या डिप्रेशन फील कर रहा है उनके घर के अंदर। ये पेरेंट अब ये पेरेंट कभी ना कभी लोगों को ज़रूर बताएगा कि उसके बच्चे को डिप्रेशन है। गुड इंटेंशन वेल इंटेंशन पेरेंट है, अपने बच्चे का भला ही सोचता है। वो किसी को हो सकता है कि वो ट्रस्ट करता हो, इंक्लूडिंग मे बी अ थेरेपिस्ट और समवन या अ क्लोज फ्रेंड या क्लोज फैमिली मेंबर में ट्रस्ट करके बता सकता है कि मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा फील होता है। लेकिन जो टॉक्सिक या अब्यूजिव या नार्सिसिस्ट पेरेंट है वो अपने बच्चे की अगर ये चीज़ किसी से शेयर करेगा, उसको लगता है उसका बच्चा डिप्रेस्ड है या था, वो शेयर करेगा तो वो बहुत कोई कंपैशन से या कंसर्न से कि ये कोई हितैषी है मेरे बच्चे के लिए या ये समझेगा या ये ट्रस्टेबल इंसान है इसलिए शेयर नहीं करेगा। वो शेयर करेगा वो चीज़ सिर्फ इसलिए ताकि वो उसको भी एक ज़रिया बना सके अपने ही एंड्स को गेन करने का। और वो शेयरिंग कंपैशन से रियली नहीं होगी, बट दैट विल जस्ट बी एक ज़रिया, एक मीन्स टू एन एंड। और वो एंड क्या होगा? वो एंड वही होगा जो उस पेरेंट को सूट करता है, उस पेरेंट के लिए एक रिवॉर्ड की तरह है। अब मैंने ये सारा माहौल क्या होता है एक टॉक्सिक पेरेंट के घर में पलने का, चाहे वो टॉक्सिक मदर है, नार्सिसिस्टिक फादर है, वो दोबारा टच नहीं करूँगी। मैंने शेयर किया था कि जब वो अपने बच्चे का अगर कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, यहाँ पे मैं डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, बट किसी भी और कंडीशन में अगर बच्चे को कोई तकलीफ है या कोई बिहेवियरल इशू है या कुछ भी है, तो वो उसको भी एक ज़रिया बनाएगी, अगर वो स्पेशली कवर्ट नार्सिसिस्ट है, ज़रिया बनाएगी अपने लिए सिंपैथी गेन करने का। तो हर टॉक्सिक पेरेंट ये करता है, अगर वो अपने बच्चे के डिप्रेशन को शेयर कर रहा है तो
ज़्यादातर उसका इंटेंशन यही होती है उससे कि वो अपने लिए सिंपैथी बटोर सके, ताकि वो ये दिखा सके कि देखो, ही और शी हैड टू डील विद सच अ डिफिकल्ट चाइल्ड। लोगों की सिंपैथी और लोगों की अटेंशन जो है वो उसके फेवर में आ सके कि ये पेरेंट ने कितनी डिफिकल्ट जर्नी सही है, कितना मुश्किल रहा होगा इसको पेरेंटिंग करना, क्योंकि इसके बच्चे का जो बिहेवियर था वो अबनॉर्मल था, या इसका बच्चा जो था उसको डिप्रेशन था, या कोई और ऐसी मेंटल हेल्थ सिचुएशन थी। तो उस पेरेंट की कितनी मेहनत, कितनी अटेंशन, कितना एफर्ट लगा होगा, कितना सैक्रिफाइस लगा होगा ऐसे बच्चे की परवरिश करने में या उसको ध्यान देने के लिए, और क्या क्या चीज़ों से गुजरा होगा ये पेरेंट। अब ध्यान रखिए, पर्पस ये है ये बताने का नहीं कि क्या क्या चीज़ों से गुजरा होगा वो बेचारा बच्चा, क्या क्या चीज़ों से गुजरा होगा वो पेरेंट। तो वो पेरेंट चाहे डायरेक्टली वर्ड्स में ये चीज़ बोले या नहीं, जिसको वो डिप्रेशन के बारे में या अपनी बच्चे की मेंटल सिचुएशन के बारे में बता रहा है, कभी शेयर कर रहा है, अम, चाहे वो डायरेक्टली बोल रहा हो या उसका इम्प्लाइड मीनिंग ये हो, लेकिन कहना वो यही चाह रहा है कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद माय चाइल्ड, या बिकॉज मेरे बच्चे को ऐसी सिचुएशन थी, इसको ये था, तो अरे हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, अरे मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल थी, अरे मैंने तो बहुत कुछ झेला है। कहना वो यही चाह रहा है। तो अगर आपने अभय सिंह के पेरेंट का, उसके फादर का भी थोड़ा सा वो जो वीडियो था, इंटरव्यू का क्लिप वो सुनी थी, तो उसमें मुझे, जैसे मैंने सुना था, मुझे कोई कंपैशन या ऐसे नहीं लगा था। वो बड़े मैटर ऑफ फैक्टली जैसे बताया था कि अगर उनको डिप्रेशन था, तो बताने की कोशिश यही की जा रही थी, एक जो अंडरलाइंग मैसेज आ रहा था कि हाँ, कि तो वो तो उनको थेरेपिस्ट के पास भी ले गए थे, या जो भी सारी चीज़ें हुई थी एक बड़े रूटीन तरीके से, क्लिनिकल तरीके से। लेकिन दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा है, वो पेरेंट ये नहीं बताएगा कभी कि सबसे पहला जो कारण है उस बच्चे के डिप्रेशन का, वो ये पेरेंट ही है। सबसे पहले उस बच्चे की जो वो मानसिक स्थिति थी, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी या फिर पैनिक अटैक्स या जो भी होता था, वो सबसे पहला कारण वो पेरेंट का ही अब्यूज था। मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल अब्यूज, गैस लाइटिंग, वर्बल फाइट्स, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, साइलेंट ट्रीटमेंट्स, नार्सिसिस्टिक रेज, इनकंसिस्टेंट लव, स्मेयरिंग, ये सारी चीजें ही थी। इस पेरेंट का जो टॉक्सिसिटी थी, जो नार्सिसिज्म था, जिससे वो बच्चा भाग नहीं पा रहा था और जिसको पूरे चाइल्डहुड झेलना पड़ा एक हेल्पलेस चाइल्ड को, सबसे बड़ा कारण ही वो था उसके डिप्रेशन का। ये फैक्टर वो पेरेंट, ये फैक्ट जो सबसे बड़ा है, वो निकाल देता है। जब वो स्टोरी सुनाई जाती है ना कि बच्चे को डिप्रेशन है या था, तो उसमें से क्यों था का सबसे बड़ा फैक्टर निकाल दिया जाता है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो मैं ही था, मैंने कंडीशंस ऐसे क्रिएट करे थे, मैं मैनिपुलेट ऐसे करता था, मैंने घर ऐसा दिया था, मैंने घर की इमोशनल एनर्जी ऐसे की थी, मैं इतना हैप्पीनेस को सक कर लेता था पैरासाइट की तरह कि उस इन्वायरमेंट में कोई भी बच्चा खुश रह सके या उसको डिप्रेशन नहीं हो, ये सवाल ही नहीं उठता। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस। सबसे पहले उस डिप्रेशन में या उस मेंटल इमोशनल एक टर्बुलेंस में जो वो बच्चा फेस करता है, जो एक टॉक्सिक पेरेंट के साथ रहा है, एज कम्पेयर टू वो बच्चा जो एक कंपैरेटिवली मच हेल्दियर या एटलीस्ट एक नॉर्मल हाउस होल्ड में पला बड़ा है। तो जब हम एक बच्चे के डिप्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज थे या डिप्रेशन था, चाहे वो टीनेज में था या जब भी था, और हम उसमें से वो फैक्टर निकाल रहे हैं, लेकिन वो फैक्टर को कंसिडरेशन में ही नहीं ले रहे कि वो था क्यों, उसका रूट कॉज सबसे पहले क्या था। चाहे वो स्पिरिचुअल पुश देनी थी या जो भी, वो तो अलग बातें हैं, वो तो स्पिरिचुअल वाली बातें हैं, लेकिन उसका फैक्टर क्या था, वो पेरेंट सबसे बड़ा फैक्टर। तो जब हम ये नहीं समझ रहे, तो फिर हम सिचुएशन को ठीक से समझ ही नहीं रहे, और हम उस बच्चे की पूरी व्यथा कथा, उसकी पूरी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और हम उस पेरेंट को सिर्फ उसके फेस वैल्यू पे ले रहे हैं कि हम तो थेरेपिस्ट पे भी ले गए थे, या हम तो या हम फेक कंसर्न सुन रहे हैं, मे बी वो पेरेंट शेयर कर रहा है, वो सुन रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली उस पेरेंट के फेस के पीछे क्या है वो नहीं देख पा रहे, और हम इस तरह से वो बच्चे के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। बच्चा उस घर में रहता था और उस बच्चे को डिप्रेशन हो गया इज नॉट द होल स्टोरी। वो बच्चा उस घर में रहता था इसलिए उसे डिप्रेशन हुआ इज द रियल स्टोरी। तो ये पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, वो पेरेंट ऑफन, ऐसा टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पेरेंट इस चीज से सिंपैथी बटोरता है, उसको लगता है उसको और विक्टिमहुड बनने का मौका मिलता है, स्पेशली इफ दैट इज अ कवर्ट नार्सिसिस्ट पेरेंट, की लोग उसके साथ सिंपैथी करेंगे, और
उसको जिसको एक्चुअली सिंपैथी मिलनी चाहिए, जो कि बच्चा है जो ऐसे पेरेंट के साथ रहा है, बंदिश में, अब्यूज में, मैनिपुलेशन में, जो जो वो बता भी नहीं सकता शब्दों में, बिकॉज वो ऑफन अनक्वांटिफाइबल होती है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता लोगों को, क्योंकि वो इतनी ऑब्वियस नहीं होती हमेशा। और क्योंकि स्पेशली ये पेरेंट्स बहुत माहिर होते हैं अपना एक दूसरा अलग ही रूप दिखाने में बाहर की सोसाइटी में, बाहर के लोगों को, और स्पेशली उन लोगों को जो उनसे चंद घंटों के लिए मिलते हैं। तो ये जो पेरेंट है उस ये शेयर करके अपने बच्चे के बारे में उसको एक तरह से स्मीयर भी करता है। स्मीयर कैंपेन्स, वी नो दैट्स अ कॉमन थिंग विद नार्सिसिस्टिक पीपल एंड इंक्लूडिंग नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। तो वो स्मीयर कैसे, क्योंकि अगेन वो उस बच्चे की रियल स्टोरी तो बता नहीं रहा कि उसको मैं मेन फैक्टर था बिकॉज ऑफ विच दिस हैपेंड टू माई चाइल्ड, जिसने अपने बच्चे को एक हेल्दी, इमोशनली बैलेंस्ड, सेफ इन्वायरमेंट नहीं दिया। साथ ही में वो उसके डिप्रेशन या उसकी मेंटल सिचुएशन को शेयर जब कर रहा है तो वो उसको ऐसे भी यूज कर रहा है कि वो दिखा सके लोगों को कि देखो आई हैड अ बैडली बिहेव्ड चाइल्ड, या इस बच्चे को संभालना कितना मुश्किल था, या क्योंकि इस बच्चे की ये बिहेवियरल इश्यूज थे या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी या डिप्रेशन था, जो भी था, इसलिए बच्चा ठीक से बिहेव नहीं करता था, इसलिए ये ऐसे एक्ट आउट करता था, इसलिए ये टैंट्रम्स थ्रो करता था, इसलिए ये बुरा बिहेव करता था, इसलिए ये बुरा बर्ताव अभी भी करता है। और मैं जिसने इतना कुछ किया, इसके लिए इतना कुछ करना पड़ा, उसके लिए इसकी कंसिडरेशन नहीं है, मुझे ये बुरा भला बुलाता है, मुझे बुरा भला कहता है, बिकॉज इसकी जो मेंटल सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर डिप्रेशन का असर है, बिकॉज ये इसका बिहेवियर बैड है, बिकॉज इसकी मेंटल हेल्थ और या इमोशनल वेलबींग स्टेबल नहीं है। तो ऐसे करके अब डिपेंडिंग ऑन किस इंटेंसिटी से, किस तरह से वो पोर्ट्रे कर रहा है, किस लैंग्वेज में वो पेरेंट और बच्चे की किस तरह की स्थिति है, या बच्चा अपना सच कैसे रख पा रहा है या क्या नहीं, या सर्कमस्टेंशियल लोगों को वो बच्चा कैसा दिख रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट। वो पेरेंट ये भी कर रहा है कि बच्चे की जो एक सैनिटी होती है ना, कि हाँ इमोशनली हेल्दी है, रैशनल ह्यूमन बीइंग है, ठीक से बोल पा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मेंटली वो अनस्टेबल बच्चा नहीं है जस्ट बिकॉज डिप्रेशन है, तो वो उसकी सैनिटी पर भी क्वेश्चन मार्क्स लगा रहा है, कि उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स लगा रहा है। वो ये चाह रहा है क्रिएट करना बेसिकली कि जो बाहर का जो इंसान है या इंसान है उनको वो बच्चे की कही बात पर विश्वास नहीं हो, क्योंकि उन्हें लगे इसकी तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या इसका तो बिहेवियर इन कॉन्ग्रुअस है, ठीक है, अनस्टेबल है, इमोशनल स्टेट अनस्टेबल है, तो इसकी कही हुई बात में दम नहीं है, इसके वर्ड को हम नहीं ले सच मान सकते हैं। पेरेंट को सब पता है, पेरेंट केयर टेकर है, पेरेंट ने ये सिचुएशन डील किया, सालों तक पेरेंट गुजरा है, पेरेंट को पता है। तो बच्चा कुछ भी बोले तो अगर पेरेंट का वर्जन ले तो बोलते हाँ मुझे तो पता ही है, हमने तो ये झेला ही है, या अब आपको क्या पता, उसको तो डिप्रेशन था, वो तो ये ऐसे ऐसे बोलेगा ही लेकिन हमें पता है, हमने झेला। तो ये सिचुएशन करने के लिए, ताकि उस इंसान की कोई वर्ड की वैल्यू नहीं है, उसको ट्रस्ट नहीं करे लोग, उन्हें लगे ये तो मेंटली ठीक नहीं है, या ये तो इमोशनली इसके तो मूड स्विंग्स होते हैं, तो इसकी इमोशनल इंटेग्रिटी पर या इसके वर्ड पर हम फेथ नहीं दे सकते। इसका पेरेंट इज द वन जो एक्चुअली इमोशनली हेल्दी बैलेंस्ड इंसान है, वो जो कह रहा है उसका वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कैसे एक तीर से दो शिकार जिसे बोलते हैं, एक तो वो पेरेंट अपने को सिंपैथी ले रहा है, अपने को विक्टिम बना रहा है एक तरह से, कि मैंने इन चीज़ों से डील किया, मैंने अपने बच्चे की हेल्प की, बिकॉज माई चाइल्ड वॉज गोइंग थ्रू ऑल दिस, इसलिए मैं विक्टिम था क्योंकि मैंने डील किया, मुझे एक हेल्दी बच्चा मिलना चाहिए था। इन अ वे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जब वो कंपैशन भी दिखाना चाह रहा है, तो लेकिन बोलना वो चाह रहा है कि देखो मुझे कितना मुश्किल बच्चा मिला डील करने के लिए, सो आई एम द विक्टिम। और दूसरा वो साथ ही में आपके लिए वो क्वेश्चन मार्क करवा रहा है अपने बच्चे की सैनिटी के ऊपर, कि उसके बच्चे में इतनी इमोशनल या मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ रैशनली बोल सके, या उसके वर्ड को या उसकी समझ को या उसकी एक्सप्लेनेशन को कोई भी ट्रूथ मान सके। तो अगर वो कुछ बोलेगा भी कल को पेरेंट के अगेंस्ट, या कुछ कहेगा भी, या अपनी समझ से कुछ एक्सप्लेनेशन भी देगा, तो लोग उस पर क्वेश्चन मार्क करेंगे, उसको सीरियसली नहीं लेंगे, या फिर डाउन राइट उसको अंडर प्ले कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, और पेरेंट को खबर दे देंगे या पेरेंट की साइड लेंगे। और मोस्ट ऑफन क्योंकि वो बच्चा अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए होगा ही नहीं, या उसमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, इतना सारा ग्रोइंग अप ड्रामा और ट्रॉमा सहने के बाद मोस्ट ऑफन वो पेरेंट ही अपना वर्जन दे रहा होगा, और इस तरह से देगा जहाँ पर उसको उसका दूसरा रूप तो लोगों को दिख ही नहीं रहा, तो लोगों को लगेगा यही रैशनल इंसान है।
So, this continues the cycle of abuse and smearing and gaslighting for the child जो actually victim है और जिसको actually समझ लेने की ज़रूरत है, जो actually victim है। तो वो सारी जो attention seeking, जो attention hogging हो रही है, वो parent को मिल रही है, जो victim बन रहा है parent बन रहा है। Again, जैसे अभय सिंह ने भी कहा, crocodile tears अपने फादर के लिए वर्ड यूज़ किया था, मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। तो उस बच्चे को पता है कि मेरा पेरेंट जब अगर ये रोना-धोना भी कर रहा है किसी के आगे, उस बच्चे को अच्छे से पता है कि इसका मायने क्या है। एक्चुअली इसमें कितना ट्रूथ है, कितना सच है, कितना झूठ है, उसको अच्छे से पता है। लेकिन लोग, सामने वाले लोग, स्पेशली जो इंट्यूटिव या इनसाइट वाले लोग नहीं होते या खुद भी टॉक्सिक होते हैं या सुपरफिशियल होते हैं या जिनमें डेप्थ नहीं होती, या फिर क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखकर प्रभावित हो जाते हैं, उनको समझ नहीं होती, तो वो उस पेरेंट का कहा मान लेते हैं या उनको लगता है कि हाँ, बच्चे ने ही कुछ गलत किया है। ये पेरेंट जैसे बोल रहा है, जैसे बातें कर रहा है, जैसे पेश कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि इसने ऐसा कुछ इतना बुरा किया हो जिसके लिए इसका बच्चा अब इसको इस तरह से ट्रीट कर रहा है या इसके बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। तो देखा किस तरह से ये एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पेरेंट आपके डिप्रेशन या आपकी इमोशनल जो आपकी एक पेनफुल सिचुएशन है उसको भी इस्तेमाल करेगा अपने फ़ायदे के लिए। चाहे वो ये बता के हो कि उसने अपना पैसा लगाया, टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, इंटेंशन लगाई आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, आपको थेरेपिस्ट पे ले जाने के लिए, या आपको ओके कर दिया कि हाँ, आप ये प्रैक्टिस सीख लीजिए या मेडिटेशन सीख लीजिए या वो कर लीजिए। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उस सारी चीज़ों का रूट कॉज़ ही मैं था। वो आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से हील करने के लिए, डील करने के लिए, उसमें भी कोशिश करेगा कि आपके एफर्ट्स को वो में बाधा डाले या आपको किसी ना किसी तरह से प्रोवोक करे या किसी ना किसी तरह से आपको एक रिएक्टिव अब्यूज़ होता है ना, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रिएक्टिव अब्यूज़, वो चेकआउट करिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो नार्सिसिज्म के ऊपर, वो टॉपिक बहुत कम एड्रेस्ड है। तो वो कोशिश करेगा कि आपको रिएक्टिव अब्यूज़ के दायरे में डाल सके, आपको आपसे इस तरह का बिहेवियर इंसाइट कर सके। अगेन सर्कमस्टांशियली यही लगे कि आप ही बुरे इंसान हैं, आप ही बुरे इंडिविजुअल हैं, आप ही इम्बैलेंस्ड सोल हैं, आप ही इर्रेशनल, इमोशनली इम्बैलेंस्ड, इनकेपेबल ह्यूमन बीइंग हैं जिनकी मेंटल सैनिटी या इमोशनल स्टेट क्वेश्चनेबल भी हो सकती है, जिनकी इंटेग्रिटी भी क्वेश्चनेबल है। सो दिस इज डबल द इशू, डबल द चैलेंज, डबल द पेन जो डील करना पड़ता है ऐसे बच्चों को एज कंपेयर टू दूसरे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनके साथ जेन्युइनली खड़े हैं और जिनको बहुत मैटर करता है कि मेरा बच्चा इमोशनली हेल्दी फील करे एंड मैं क्या कर सकता हूँ जेन्युइनली उस सिचुएशन को उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए, इवन इफ उसके लिए मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े। सो दिस डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आप में से कोई, आपके कोई लव्ड वंस, मे बी योर अ पेरेंट जो को पेरेंट कर रहा है किसी ऐसे बच्चे को विद एन नार्सिसिस्टिक पार्टनर, तो आप समझ सकें ये सिचुएशन आपके साथ अगर हुआ था तो भी समझ सकें। अब आप एडल्ट हैं लेकिन यू लिव विद अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट, तो आप समझ सकें और अपने आप को आप गैसलाइट ना करें, अपने ट्रूथ पे खड़े रहें। आप समझें कि ये गेम कैसे खेला जाता है। तो क्योंकि अवेयरनेस ही पावर है और इसलिए ये अवेयरनेस को बनाए रखें। ये खेल कैसे खेला जाता है एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के द्वारा और उसके फ्लाइंग मंकीज़ के द्वारा या फिर जो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखें। आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आप खुद अवेयर हैं कि डायनामिक्स कैसे हो रहे हैं, वही आपकी बहुत बड़ी पावर है। फोरवॉर्न्ड इज़ फोरआर्म्ड। अपने आप को आप फिर बेहतर सँभाल पाएँगे और सिचुएशन को अपने हिसाब से बेहतर रख पाएँगे, ताकि आप अपनी वेल बीइंग कभी किसी के खेल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, अपने आप को गैसलाइट नहीं होने दें, अपने आप को खुद सेकंड गेस नहीं करें। और आपको पूरा राइट है कि जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपकी वेल बीइंग के लिए अलाइन्ड है, जो हेल्दी है, जिसमें होलनेस है, जो कि ट्रूथ से अलाइन्ड है, जो कि आपके अंदर पीस लाती है, आपको इमोशनली और मेंटली ग्राउंडिंग देती है, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग देती है, जो आपकी ज़िंदगी में एक हार्मनी की एनर्जी लाती है, आप उसमें इन्वेस्ट करें। आपको पूरा राइट है, अपने आप को टॉक्सिक एनर्जी से अलग करें, जिसके लिए आपको लोगों को कोई एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। और इस जर्नी में आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप गेटिंग एम्पावर्ड एवरी सिंगल डे। यहाँ से पहले जो भी हुआ, यहाँ से आगे का रास्ता
सिर्फ वहीं ले जाता है जहाँ पर सब कुछ इससे बेहतर ही है।